गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, हमारे एमएनएस, सेनेटर, एमपीएस और हमारी टाउन इंचार्ज और टाउन कमेटी और यूसी के लोग और इस इलाके की आवाम, मीडिया के दोस्त यहाँ सब जमा हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ आना ये मामूली नौइयत का नहीं है। ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कोई एक मजमा नहीं है। ये गैरतमंद भाइयों, गैरतमंद बुजुर्गों, गैरतमंद मीडिया के दोस्तों और अगर सियासी लोगों में गैरत बाकी है तो वो लोग यहाँ जमा हुए हैं एक ऐसे बाप के घर और एक ऐसे भाई के घर जिसकी जवां साला बेटी जो कि ईद के छठे रोज उसके घर बच्चे की विलादत होनी थी। इस बाप ने नाना बनना था और इन भाइयों ने चाचा बनना था और वो दोनों मियां बीवी रोजे से अपनी मोटर बाइक पे जा रहे थे। एक कातिल टैंकर ने बेरहमी, बेदर्दी से कुचल दिया और जुल्म देखे कि वो हामला मां जिसका बच्चा अगले 6 दिन बाद इस दुनिया में आना था, जिस बच्चे का नाम उसकी मां इस्माइल रखना चाहती, वो इस दुनिया में आने से पहले कुचल दिया गया। यानी जुल्म तो ये कि पिछले कई माह से किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मां कुचली जा रही थी। लेकिन अब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि जो दुनिया में आने वाले बच्चे हैं उन्हें भी कुचला जा रहा है। मैं आज टैंकर और डंपर एसोसिएशन के उन ओहदेदारों से भी पूछता हूं, क्या ये कत्ल कर देने वाले, शहीद कर देने वाले तुम्हारे बच्चों और माँ बाप की तरह नहीं है? ये जो आज नया नाज़माबाद में अभी मेरे आने से 1 घंटा पहले जिस शख्स को कुचला गया है वो पठान है, पख्तून है। ये जो कुचले जाने वाले लोग हैं इनका ताल्लुक हर कौमियत और हर जबान से है। सबसे पहले आज से 4 माह कबल मेरे साफी भाई गवाह हैं, अरबाब चांडियो गवाह है, शुजात भाई गवाह है कि सबसे पहले जब पहला वाकया हुआ था तो मैंने कहा था कि ये जो डंपर है, ये जो लोगों को कुचल रहे हैं, अगर इन वाकयात को रोका और थामा ना गया, ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना कराया गया तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन डंपर के आगे आके खड़ा हो जाऊं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि डंपर चलाने वाले ड्राइवर हजरात, टैंकर चलाने वाले ड्राइवर हजरात और तेज रफ्तार गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर हजरात जब ये सुनेंगे तो वो सोचेंगे कि सूबे का गवर्नर अगर गाड़ियों डंपरों के आगे आके खड़ा होगा
تو اب ہمیں احتیاط سے ڈمپر اور گاڑیاں اور ٹینکر چلانے چاہیے. لیکن میرے اس بیان پر ڈمپر ایسوسی ایشن، ٹینکر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے اور کچھ سیاسی رہنماؤں نے میرا مذاق اڑایا. میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ چاہے یہ بچہ پختون ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، یہ سارے اس شہر، اس صوبے میں رہنے والے بچے ہمارے بچے ہیں. جو قتل کیے، شہید کیے جا رہے ہمارے بزرگ ہیں. میری نظر میں کسی کی قومیت کے حساب سے بات نہیں کرتے. لیکن ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اس کو مذاق بنا دیا. سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے گورنر سندھ کے اس اقدامات اور ان بیانات کا مذاق اڑایا گیا. آج اسی لیے مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کے بعد کئی 100 لوگ ایکسیڈنٹ میں کچلے گئے اور ان کی جانیں چلی. اگر اسے سیریس لیا جاتا، ڈمپر ایسوسی ایشن، میں ان کی بات نہیں کرتا جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے، اس شہر کے سیاسی وہ ساحلی پٹیوں سے یہاں سے سامان لے کر پورٹ سے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں. میں ان ڈمپر مافیاز کی بات کرتا ہوں جو کہ ان لیگل امیگرنٹ ہیں، بغیر نمبر پلیٹ والے ڈمپر چلا رہے ہیں، بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں. انہوں نے اب ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام تھے، ایک ایسا واقعہ ہوا، اونٹنی کے پیر کاٹے گئے، پوری قوم پر عذاب آیا، پوری قوم پر عذاب آیا. اب پوچھو کہ اس خون کا، اس لہو کا کس کے دامن پر ہم تلاش کریں کہ ایک نومولود بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، 6 دن پہلے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اور اسے کچل دیا گیا. اور اگر اس پر بھی بات کریں تو بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں ویسے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس ملک میں ویسے ہی معاشی بحران ہے. اگر میں اور میری پارٹی اس شہر کی رونقوں کے لیے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چل سکے، اگر شہریوں پر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس چل کر جا رہے ہیں تاکہ عید پر ریسٹورنٹ والے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں، ایک سحری اور افطار، یہ تو ہمارے مذہبی تہوار ہے، یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے. سوچے سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سحری میں میرے ہی لوگوں نے اگر پھلجڑیوں کا اہتمام کیا تو آج سے میں اس اسماعیل جو کہ ابھی اس دنیا میں آنا تھا، اس کی شہادت اور گل رحمان صاحب کی بیٹی کی شہادت اور عبد الرزاق بھائی کے بھائی کی شہادت پر میں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اب کوئی سحری نہ ہم رکھیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی پھول ڈالے گا، کیونکہ اور میرے گورنر ہاؤس میں آنے والے تمام جو افطار ہیں وہ میں ان 3 شہیدوں کے نام کرتا ہوں. ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم دعا کرائیں گے، ان کے درجات کی دعا کرائیں گے. لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہ لاوارثوں کا شہر نہیں ہے. اس پر سیاست نہ کریں. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے اس شہر کے امیر جماعت اسلامی منیب صاحب سے بھی بات کی.
میں نے یہاں آنے سے پہلے شاہی سید صاحب سے بھی بات کی. میں نے یہاں آنے سے پہلے راشد سومرو صاحب سے بھی بات کی, اور میں نے 2-3 بار ٹیلی فون ملایا. مصروفیت ہوگی, آفاق احمد بھائی کو بھی فون کیا, کیونکہ میں چاہتا ہوں, اور میں کل پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی فون کروں گا, ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات کریں گے کہ عید کے بعد میں گورنر ہاؤس میں ان تمام لواحقین کو, تمام میڈیا کے دوستوں کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بلاؤں گا, اور ہم اس پر آل پارٹی کانفرنس کریں گے. ایجنڈا ایک ہوگا کہ کراچی کے رہنے والے تمام قومیت کے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں, اس کا خون اور اس کا حساب کون دے گا. اگر یہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب نہیں دے سکتی, اس کا حل نہیں نکال سکتی, تو پھر سبھی کو اپنی یہ دکانیں بند کر دیں, کیونکہ سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے, سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتی, صرف الزام لگانے کے لیے. اگر اس شہر کے ٹریفک کو میں نے کہا میرے کنٹرول میں دے دیں, 1 ہفتے لیے دے دیں, اس کے بعد اگر کوئی ڈمپر, ٹینکر اور حادثات میں ہو, اس کی ذمہ داری میں قبول کروں. درست یا غلط؟ درست. اگر میں مانگ رہا ہوں اور روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ ہیوی ٹریفک, ڈی آئی جی ٹریفک صاحب, آپ اگر کراچی میں لانا بند کر دیں, ناردرن بائی پاس سے جائے, یہ ٹریفک رات میں اور جو اس سے منسلک روڈ ہے اس پر چلے, کیا ضرورت ہے کہ آپ لیاقت آباد اور سینٹرل سے اس کو گزارے تاکہ وہ لوگوں کو رونتے ہوئے چلا جائے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جواب دیں آ کر. سارے بڑے بڑے ہائی ویز اوپر سے کنیکٹ ہوئے ہوئے آپس کے اندر, اگر وہاں لائٹ نہیں لگی ہوئی تو لائٹ لگائیں. اگر وہاں لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے مال اور اس کو لوٹا جاتا ہے, وہاں سیکیورٹی دیں. باقی لوگوں کو, انفورسمنٹ اداروں کو کہیں, لیکن اپنی آسانی کے لیے اس ہیوی ٹریفک کو نیشنل ہائی وے بھیجنے کے بجائے, سپر ہائی وے پہ ناردرن بائی پاس سے کنیکٹ کرنے کے بجائے, اور بڑی گاڑیوں کو لیاری ایکسپریس وے سے گزارنے کے بجائے, اگر آپ, میں این ایچ اے کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کا کرایہ 30 روپے سے 70 روپے کر دیا ہے تاکہ لوگ شہر میں داخل ہوں, 30 روپے کو 10 روپے پہ لائیں تاکہ بڑی گاڑیاں وہاں سے گزریں. اب ایسے نہیں چلے گا کہ یہ جنازے اٹھاتے رہیں. ہم کب تک اس شہر کی جنازے کندھوں پر اٹھائیں اور اس شہر کی بدنامی اپنے ذمے لیں؟ نہ اختیار ہے, نہ وسائل ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر معصوم لوگ جن کو نہیں پتا, وہ نیچے لکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آپ یہ سب کام کیوں نہیں کرتے؟ ارے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ میرے پاس انتظامی اختیار ہے, نہ میرے پاس مالی اختیار ہے, نہ میں کوئی وسائل آپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں. اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے بے اختیار گورنر کے باوجود میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں نے اپنے ذاتی اور دوستوں کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس میں 50,000 لوگوں کو آئی ٹی کی مفت تعلیم دلوا رہا ہوں. بغیر اختیار کے 10 لاکھ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن کرائی, لوگوں میں مفت موٹر سائیکلیں بانٹی 15,000 سے زائد, لوگوں میں فری سولر سسٹم بانٹے بغیر اختیارات کے اور بغیر وسائل کے, 15,000 لیپ ٹاپ گورنر ہاؤس کا دروازہ
जब से मुझे अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया, जब से आज तक खुला हुआ है। ये है मेरे इख्तियारात जिनको मैंने इस्तेमाल किया है। आए मुझे इंतजामी इख्तियार दें, आए मुझे वसाइल दें, मैं रोड रास्ते बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज मैं अपने तमाम यूसीस के नुमाइंदों को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, कम से कम वो रोड जहां पर खड्डे हैं, जहां पर गाड़ियां उसमें गिर जाती हैं, ऐसे रोड निकाल लें जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वो लिस्ट ले आए गवर्नर हाउस में। मैं अपनी जाती पैसों से उन खड्डों को भरवाने के लिए तैयार हूं। अपने जाती पैसों से मैं उनके पैचेस लगाने के लिए तैयार हूं। आज से मैं ईद के बाद खुद खड़ा होकर जहां जहां अशद जरूरत है अपने जाती पैसों से काम कराने के लिए तैयार। मैं नहीं करता इंतजार जाओ, मैं नहीं करता सियासी बयानात का। आज मैंने कह दिया है मेयर को भी कि तुम्हें मुझे जवाबदार नहीं होना, तुम्हें अल्लाह को जवाबदार होता है। आज से मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें गरीब आवाम को जवाब देना होना है। मैं अपनी पार्टी, अपनी तंजीम से भी कहूंगा कि मेयर का कोई जवाब ना दे। मैंने आज के बाद उसको अल्लाह के हवाले किया, वो अपने रब को जवाब दे, और जवाब देना ही उसको रब को है। सियासी खेल नहीं खेलो, व्यूज हासिल करने के लिए, मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे, तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने, उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। इस मजलूम और मासूम आवाम का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें जवाब अल्लाह को देना है, मुझे भी जवाब अल्लाह। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने मनसब पर बैठकर उस मनसब का जितना जायज इस्तेमाल अपने लोगों के लिए कर सकूं, मैं कर रहा हूं। मेरे साफी भाई भी गवाह हैं इस बात की, मेरी आवाम भी गवाह है इस बात की। लेकिन सारे के सारे इल्जामात इस गवर्नर पर और तुम सब चीजों से बरी जिम्मा, किस बात के लिए, कौन सा एहसान है? एक यही है ना कि क्या हम इस गवर्नर को हटा सकते हैं? इस गवर्नर को हटाने का इख्तियार है तुम्हारे पास, जाओ हटा दो, जाओ हटा दो। लेकिन मेरी आवाज रोकने का इख्तियार नहीं है। मैं इससे 100 गुना ज्यादा अपनी मजलूम आवाज की, आवाम की आवाज उठाऊंगा। मैं इससे 100 गुना नहीं, 1 लाख गुना मैं अपने इस गुल रहमान की आवाज बन के उठाऊंगा, इनके साथ खड़ा हूंगा। मैं अब्दुल रज्जाक की आवाज बन के खड़ा हूंगा, मेरी तंजीम, मेरी पार्टी उसकी आवाज बनकर खड़ी होगी, हमारे MNS, MPs इनकी आवाज बनकर खड़े होंगे। अब ये मजाक नहीं चलेगा, कोई मजाक ना करे। लेकिन मेरी इस शहर और इस सूबे की आवाम को भी सोचना है, सोशल मीडिया पर बैठे मेरे दोस्तों को भी सोचना है कि ये जरूर सोचे कि इख्तियार किसके पास है, कौन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा और कौन इख्तियार ना होने के बावजूद। आज अभी मैं जिस कब्रिस्तान में होकर आया हूं, आप पूछें, ये भाई हमारे साथ थे, रात में तो कोई इस कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। मैं अभी वो वीडियो रिलीज करूंगा, वो वीडियो रिलीज करूंगा कि 2 किलोमीटर तक मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर से सीट पकड़ के बैठा था, इतनी गाड़ी उचकोले मार रही थी, अंधेरी, लाइट बल्ब एक नहीं था। टाउन वालों ने मना किया,
इलाके की पुलिस ने मना किया, तमाम लोगों ने कहा कि गवर्नर वहां नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं जाऊंगा और मैं होकर आया। अब्दुल कयूम और ज़ैनब और इस्माइल की कब्र पर मैंने जाके फातिहा पढ़ी, मैंने जाकर वहां उनके दर्जात की दुआ की। लेकिन ना ये ज़ैनब की शहादत और ना ये इस्माइल बच्चे की शहादत, ना अब्दुल कयूम, यहीं से इस शहर की आवाज उठाने का मैं ऐलान करता हूं आज इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी सियासी जमात के लिए नहीं चाहिए। कोई वोट ना दे हमें, कोई हमारी तारीफ ना करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। दोगे या नहीं दोगे मेरा साथ? दोगे या नहीं दोगे? हमें एक साथ आवाज उठानी है और इंशाअल्लाह ताला जब कमर कस लोगे, खड़े हो जाओगे, तो खुदा की कसम किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे बच्चों को बेगुनाह कुचले। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो तुम्हारे डर खौफ से, अल्लाह के डर खौफ से उसकी टांगें कांपेंगी और वो 24 घंटे डबल ड्यूटी नहीं करेगा, बल्कि वो 8-9 घंटे गाड़ी चलाकर इस खौफ में जाकर नींद पूरी करेगा कि इस शहर की आवाम रोडों पर उसका सामना करेंगी। मैंने आज तक अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेने का नहीं कहा। मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। मैं अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेकर जेलों में नहीं डलवाना चाहता। उसके लिए मैं खुद काफी हूं। मैं अपने नौजवानों को किसी गाड़ी को आग लगाने का नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम लोग एक होगे, तुम लोग एक जज्बे से होगे, तो तुम्हारा खौफ ही इनको रोकेगा। हमें तुम्हारे खौफ से रोकना है, तुम्हें गाड़ी जलाकर खौफ नहीं दिलाना। मैं अपने बच्चों को हाथ में कलशन कोफ देने का नहीं कहूंगा, मैं कलम देने की बात करने वाला आदमी हूं। इसीलिए 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में आईटी की तालीम हासिल करें। मैं चाहता हूं शहर के बच्चे, इस तालियां कोई नहीं बजाएगा। हम इन शहीदों के घर आए हैं। मैंने इसीलिए कहा था पहले कि ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज मैं इफ्तार पर इस घराने का जिक्र करते हुए आंसुओं से रोया हूं, आप दीदा हुआ हूं। अरबाब भाई, हमारी बेबसी का फायदा ना उठाओ, हमारी मजबूरियों का फायदा ना उठाओ, हमारी शराफत का फायदा ना उठाओ। हमें आता है, फिर हमें आता है सीधा करना रोड रास्तों को भी, और इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को भी सीधा करना आता है। फिर ना कहना कि वही एमक्यूएम लौट आई, फिर ना कहना कि ये खुद ही हिसाब किताब कर रहे हैं। मैं किसी सूरत में ना उस एमक्यूएम को लाना चाहता हूं और ना हिसाब किताब इन नौजवानों के हाथ में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो कानून और कवायद पर अमल दरामद कराएं। मैं सियासी तनकीद आज नहीं करूंगा। मैं अपने तमाम अरबाब इख्तियार को, अपने भाइयों को हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदारा कवानीन पर, कवायद पर अमल कराएं। आपके लोग रोडों पर होने चाहिए, आपके लोग
इन लवाहिकीन के घरों पे होने चाहिए। आप तमाम टैंकर और डंपर एसोसिएशन से कहें, उनके मालकान से कहें, वरना हुकूमत खुद चलकर इन लवाहिकीन के आंसू पूछे, इनके लिए मुआवजे का ऐलान करे, इनके घर आए, ताजियत करे, आए भी होंगे और आए बार, ताकि इनके कुछ आंसू पुछ सकें। हम सबको ही मिलकर इनके जख्मों पर मरहम रखना है, और वो मरहम हमारे आपके आने से रखा जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैंने ईद के बाद हमारे एक दोस्त ने मुझे कहा है कि जितने लोग डंपर तले कुचले गए हैं, उन सबको एक 120 गज का प्लॉट वो मैं अपनी जानिब से दूंगा, और उस वक़्त जिनके हालात और वाक़यात ऐसे ना हुए कि वो उसको बनाने की सकत ना रखते हों, तो उसमें हम कुछ कैश मुआवजा भी उनको देंगे इंशाअल्लाह। देखें, बुशरा जैदी कत्ल वाक़े का मैं इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता कि मैं लोगों के जज्बात से भी नहीं खेलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये शहर एक बार फिर दोबारा से जनाजे उठाए। मैं नहीं चाहता कि हम वो सियासत करें जो हम कर सकते हैं, जिसमें लोग रोडों पर हों और अपने फैसले खुद करें। मैं चाहता हूं कि हुकूमत खुद ऐसे फैसले करे कि फैसले नजर होते हुए न आने चाहिए, उन पर अमल दरामद होता नजर आना चाहिए। वरना एक बुशरा जैदी केस ने यही एमक्यूएम बनाई जिसे आज तक झेल रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि ये ज़ैनब केस और ये इस्माइल केस और अब्दुल कय्यूम केस फिर एक नई ताकत को जन्म दे जो अपने फैसले खुद करे। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध इस आईनी सूबे का आईनी सरबराह हूं। मैं नहीं चाहता कि अवाम आइन और कानून अपने हाथ में ले। कराची से, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? क्योंकि उनके पीछे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से उनको वो सपोर्ट करते, कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। आज मुझे जमात इस्लामी के अमीर ने, कराची के मुनीब जमाल साहब ने बहुत पॉजिटिव बात की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एपीसी में भी शामिल होऊंगा, हम भी आपके पास आकर बैठकर अपनी तजवीज़ देंगे। मुझे सऊदी अरब से हमारे शाही सैयद साहब ने कहा, गवर्नर भाई, हम बैठकर जो इस शहर और सूबे के मफाद में होगा वो फैसले करेंगे। मैं मुंतज़िर हूँ आफाक अहमद भाई का भी, उनका जवाब मुझे अभी तक नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल तक, क्योंकि ये फ़ोन मैंने उन्हें सियासत के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, इंसानियत के लिए किया है। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी जाने के लिए उनके पास 10 बार तैयार हूँ, इसलिए कि उन्होंने भी आवाज़ उठाई है और मैं चाहता हूँ कि उनकी और हम सब की आवाज़ मजबूत और तवाना आवाज़ के तौर पर आए। अकेले कोई शहर का फैसला नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा होता तो उनकी बातों के बाद ये कुचले जाने के वाकयात ख़त्म हो जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि इंतहा हो गई। अब लोग सफ़ेद लट्ठा खरीद रहे हैं कफन दफन के लिए, ये नौबत आ गई है। गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे फरमाया कि हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं कि डंपर और ये टैंकर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इब्तदाई तौर पर जो इलाका थाना है, जो ट्रैफिक के सेक्शन यहाँ मौजूद है, जो कि इनसे माहवार भत्ता वसूल करने के बाद अपनी इन शाहराहों पर जो ट्रैफिक को जो है वहाँ पर चलाने की इजाज़त देते हैं,
तरह जिस जगह पर आप खड़े हैं शाहबाद कॉलोनी में, यहाँ पर थाने के सामने से दर्जनों जो है टैंकर और इस तरह के जो डंपर हैं वो दिन में थाने के सामने गुजरते हैं। क्या इब्तदाई तौर पर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने आज ये बात नहीं करनी कि शाह फैसल में क्या हो रहा है, लियाकताबाद में क्या हो रहा है। मैंने मजमूई बात की है, पूरे शहर में चिंची रक्षा हो उनसे भी बता लिया जा रहा है, बड़ी हैवी ट्रैफिक भी अंदर आ रही है। इस पर मैंने जो बात की है कि हुकूमत कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद कराए, आइन और कानून की अमलदारी और पासदारी करवाए, और अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले। अच्छा, गवर्नर साहब ये बता देगा कि आज जो है शहर कायद में नताशा कैद जैसा केस सामने आया है, शार फैसल पर अफ्तार करने वाले वो जवान जोड़े जो सिर्फ अफ्तार के लिए मुंह में खजूर डाल रहे थे, उनको पीछे से कार वाले ने हिट किया है। कार वाले, यार एक मिनट, इनको जरा चुप करें, वो सियासत नहीं करनी यहाँ पे, जो बात करनी है आगे आगे करें। आज जो है शहर कायद में नताशा जैसा केस सामने आया है, शार फैसल पर अफ्तार के वक्त जब मियाँ बीवी अपने मुंह में खजूर डाल रहे थे, उनको कार सवार ने कुचला है, और वो बताया जाता है कि वो भी जो है किसी अमीर कबीर पार्टी की जो है। भाई मेरे, ना यहाँ कोई अमीर है, ना ये गरीब है, ना कबीर है। अगर इसकी मसावत देखनी है तो आए गवर्नर हाउस में, जहाँ उसके सब्जाजार लॉन में अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो चुका है। चाहे नताशा केस हुआ था, सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई थी। कोई अमीर नहीं, कोई भी अमीर हो, FIR कटेगी, गलत और गलती पर होने वाली को सजा मिलेगी। 6 घंटे हुए FIR नहीं कटी। FIR कटनी चाहिए। मैं IG साहब से भी कहता हूं, और फारूक भाई कुछ एक बात करें कि देखें, ये कत्ल अमूमन कत्ल खता के तौर पर लिया जाता है, तो हम ये इंतबाह देते हैं, तंबीह करते हैं, वार्निंग देते हैं कि अब ये कत्ल खता नहीं है। इतना एहतजाज करने के बाद, पुरअमन तरीके से इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, कराची के तमाम बेटों ने इसमें अपना हक दिया है, अपना हक अदा किया है। उसके बाद भी अगर ये कत्ल व गारतगरी का सिलसिला जारी है, ये खून की होली खेली जा रही है, ये कत्ल आमद है। ये 302 की FIR कटनी चाहिए, ये सेक्शन 47 की FIR नहीं कटनी चाहिए। सबसे पहले तो ये तय करें। मैं मजबूरन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने 2 खत लिखे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, और उन्होंने गवर्नर सिंध को, जिससे वो हलफ लेते हैं, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे नहीं पता कि उनकी कोई आईनी मजबूरी हो, लेकिन मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, रिटायर्ड जस्टिस गुलजार, कराची के हमदर्द, आके कराची की बिल्डिंगें तो गिरा रहे थे। ये आज जो चीफ जस्टिस है, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इसका खुद नोटिस लें, आए कराची रजिस्ट्री में बैठे, और सिर्फ एक केस लगे, और वो लगे डंपर, टैंकर और हैवी ट्रैफिक से जो लोग कुचले जा रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। कराची की आवाम उनके फैसलों को सराहेगी। अच्छा गवर्नर साहब, अगर इस मामले में आप खुद पिटिशनर बन जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अगर कोई और जरूरत नहीं करता, आप पिटिशनर बन जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप आ जाएं कि इन जो लोग नहीं, तो गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है वो पिटीशन ही तो है। पिटीशन ही तो है। ये तो नोटिस नहीं ले रहा आप। नहीं, वो पिटीशन ही है। सादा कागज पे दरखास्त भी जाएगी ना किसी मजलूम के हक में, तो वो पिटीशन ही है। वो सुओ मोटो ना लें, लेकिन गवर्नर साहब की इस दरखास्त को पिटीशन में मैं आपकी इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कल एक खत लिख देता हूँ, और उसमें लिख देता हूँ, कहानी भी लिखे कि आप आए कराची रजिस्ट्री में बैठे और सिर्फ 3 घंटे में इसका फैसला कर सकते हैं। आप मुझसे मुलाकात करें, मैं आपके चैम्बर में आ जाऊंगा,
मैं आपको हकाइक भी बताऊंगा और आपको वो तरीक़े कार भी बताऊंगा जिसके बाद इस शहर में कोई टैंकर, कोई डंपर कराची के शहरियों को नहीं कुचलेगा। तो मुझे मौका दें। और इसके साथ साथ मैं आईजी सिंध को भी ये कहना चाहता हूँ, सीसीपीओ कराची को भी ये कहना चाहता हूँ, डीआईजी ट्रैफिक को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ इस वाक़यात के ऊपर एक मीटिंग बुलाएं और रोज़ाना की रिपोर्ट तलब करें। आज भी 4-5 आज 4 वाक़यात हो गए। मुझे तो आते हुए शहर में कोई ऐसी फोर्स नज़र नहीं आई जो यकीनतन नज़र आनी चाहिए और नज़र आ रहा हो। आपने हैवी ट्रैफिक दिन में बंद कर दी, अगर फिर भी दिन में हो रहा है तो आपने उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद किस अफसर को मुअत्तल किया है? किसको बर्खास्त किया है? कितने ड्राइवर गिरफ्तार किए? कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं? किए होंगे आपने। मुझे आपकी कोई रिपोर्ट नहीं है। दयानतदारी, ईमानदारी पर शक नहीं है आईजी साहब। मैं जाती तौर पे भी आपको जानता हूं। आप एक ईमानदार, शोहरत रखने वाले हामिल शख्सियत हैं, लेकिन खुदारा मीडिया को बुलाएं, लोगों को एतमाद में लें, रिपोर्ट शाया करें कि अब तक इतने कुचले गए और उन सब के ड्राइवर आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। और अगर पानी के टैंकर मजबूरन आपने दिन में अलाउ किए, हमें नहीं पीना ऐसा पानी, उसे भी दिन में बंद कर दें। हम प्यासे रह लेंगे, लेकिन किसी ज़ैनब और किसी इस्माइल को कुचले जाने पर पानी पीना नहीं है हमें। दुरुस्त या गलत? हाँ, बना दे, करबला बना दे एक वाकया, हम करबला की तरह जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन किसी की शहादत पर, किसी को कुचलने पर ऐसे कानून और कवायद नहीं हो, उसको बदले।